वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल दौन एंड बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर सॉल्व करेंगे और ये 2025 का पेपर रहेगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे जिससे कि आप सारे प्रश्नों को देख सकें। स्टूडेंट, इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। इसमें आपको जो समय मिलता है, अगर हम समय की बात करें तो समय मिलता है वो 2 घंटे का मिलता है और 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए भी मिलते हैं। जो ये निर्देश हैं, चूँकि आपके जीवन की मैं समझता हूँ कि पहली परीक्षा होगी जिसको आप OMR पत्रक में देंगे, तो आपको पढ़ने के लिए भी 15 मिनट मिलते हैं। अगर आप स्टूडेंट आपको नहीं पता है कि OMR पत्रक कैसे भरते हैं, तो मैंने उसका वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। जो मार्क्स होती है जिसमें आपकी मेरिट बननी है वो है 100 मार्क्स और टोटल जो प्रश्न मिलते हैं, जो आपको प्रश्न सॉल्व करने होते हैं वो होते हैं 80 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। यानी एक प्रश्न आपका 1.25 मार्क्स का होता है। यानी एक प्रश्न सॉल्व करेंगे तो 1.25 नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण निर्देश हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि आप को OMR पत्रक मिलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि आपके मानववाद क्वेश्चन नंबर 37वां क्वेश्चन है और उसका आपको C वाला उसका प्रश्न सही है, तो इस प्रकार से आप गोला करेंगे। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको भी अवश्य देख लें। जो OMR पत्रक भरने के लिए है उसके लिए आप नीले या काले बॉल पेन का ही इस्तेमाल करेंगे। आप पेंसिल का कदापि इस्तेमाल नहीं करेंगे। OMR भरने की आपको खूब प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। आपके होता क्या है कि आप खूब तैयारी करते हैं लेकिन गलती बस अगर C की जगह आप B भर देते हैं और फिर आप इसको काटते हैं, तो अगर मानववाद गलत हो गया है तो आपको इसमें काटना नहीं है। जो पेपर आता है वो मैं पहले बता चुका हूँ कि 100 मार्क्स का होता है और 80 क्वेश्चन होते हैं। उसमें भी 3 खंड होते हैं। पहला खंड मानसिक योग्यता का, दूसरा खंड अंकगणितीय परीक्षण और तीसरा खंड भाषा परीक्षण। सबसे ज़्यादा मानसिक योग्यता में 40 प्रश्न आते हैं, अंकगणित में 20 क्वेश्चन और भाषा में 20 क्वेश्चन। हिंदी मीडियम वालों के लिए 20 क्वेश्चन और इंग्लिश मीडियम वालों के इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आते हैं। 25 नंबर टोटल 80 क्वेश्चन के 100 मार्क्स हो गए। आपको तीनों में कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करनी है। नवोदय विद्यालय में पहुँचने के लिए आपको कम से कम, ऐसा नहीं है कि आपके 2 खंडों में आपकी बहुत अच्छे मार्क्स आए, तीसरे में नहीं आए तो आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। नवोदय विद्यालय में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आप इस परीक्षा में नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए आपको कम से कम तीनों परीक्षा जो तीनों खंड हैं उनमें कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको प्राप्त करने होते हैं। ठीक है, मैंने इसके लिए खूब सारे वीडियो बना रखे हैं, मैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उनको भी अवश्य देखें। आपको कम से कम पिछले 5 से 6 सालों के पेपर अच्छे से सॉल्व करने चाहिए और उसके बाद उनसे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके पास किस प्रकार के पेपर आने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो मैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न को देखिए, कॉपी निकालिए, उनको सॉल्व कीजिए। जो प्रश्न नहीं आता उनको उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश थे। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला खंड है, जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि पहला खंड जो क्या होगा, मानसिक योग्यता परीक्षण का होगा और इसमें 10 भाग होते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाग में 4 प्रश्न होते हैं, तो 10 भाग यानी 40 प्रश्न और टोटल 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये जो प्रश्न हैं ये चित्रात्मक हैं। लगभग इस पेपर में तो सभी प्रश्न चित्रात्मक हैं। ठीक है, तो हमने समय की बात कर ली, हमने मार्क्स की बात कर ली और अब हम पेपर सॉल्व करेंगे। आप कॉपी निकाल लीजिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप उसको नोट भी करते जाएंगे। ठीक है, आपको निर्देश अवश्य पढ़ लेने हैं। ठीक, इसमें निर्देश दे रखा है कि प्रश्न संख्या 1 से 4, प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दिए गए हैं। इन चारों चित्रों में से 3 किसी विधि से एक समान है, 3 एक जैसे हैं, एक भिन्न है। आपको क्या करना है, भिन्न चित्र का चयन करना है और उसमें जो भिन्न चित्र है OMR जो पत्रक है, उत्तर पत्रिका है, उसमें उसके सामने वाला वृत्त आपको काला करना है। ABCD आएगा, उसमें से आपको वो वाला काला करना है। तो ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये चित्र ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक है, तो इसमें भिन्न क्या दिखा है, इसमें स्पष्ट रूप से भिन्न ये दिखाई दे रहा है।
ये एक ही चित्र है, ये भी एक ही चित्र है, इसमें 2 त्रिभुज हैं, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। आप नोट भी करते रहेंगे, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कि कौन सा चित्र इसमें भिन्न है। तो हमारे पास जो आकृतियाँ हैं ए, बी, सी और डी, तीनों में तीर के निशान हैं, लेकिन आप देखिए इनके बैक साइड में देखिए कि तीर के निशान के बैक साइड में क्या है, ठीक है, ये हैं, लेकिन ए वाले के ऐसे नहीं है। तो 2 का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, त्रिभुज बने हैं लेकिन जो लाइनें हैं वो पैरेलल हैं। इसमें ऐसे ऐसे लाइनें हैं, इसमें ऐसे ऐसे हैं, इसमें ऐसे हैं। एक सी वाला ही है जो इसमें भिन्न है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर वो ए और क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सी। आप नोट भी करते रहेंगे, अच्छे से समझेंगे भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप सिर्फ ये जो गुणा का चिन्ह है इनको देखिए कि ये जो गुणा का चिन्ह है ये पैरेलल है और जो ये डॉट है ये भी पैरेलल है, ठीक है। यहाँ ये इसके आमने सामने है, ये भी ये इसके आमने सामने, ये आमने सामने, ये ऐसे करके आमने सामने। एक इसी में है कि ये जो तिरछे में आमने सामने है, ठीक है। तो ये क्या है, ए इसका राइट आंसर है। समझ गए ना। जो धन का निशान है वो तो सब में क्या है, बीच ही में है, लेकिन ये वाले देखिए, ठीक है, इनमें ये क्या है, डिफरेंट है। तो 4 का ए राइट आंसर है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। भाग 2 के जो निर्देश हैं, इसमें क्वेश्चन संख्या 5 से लेकर 8 तक के लिए निर्देश दिए गए हैं कि ABCD चिन्ह 4 चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चिन्ह के समरूप, आप इसमें क्या ढूंढना है, आपने समरूप ढूंढना कि ऐसे ही वाला कौन है। तो आप इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर वो है डी, ठीक है। सेम है, बाकियों में थोड़े से डिफरेंट है। डी एकदम राइट आंसर है इसका। आपको इसमें समरूप ढूंढने। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर वो है बी। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो भी है बी। क्वेश्चन नंबर 8 का हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का देखो ऐसा ही चित्र कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो भी है बी, ठीक है। जिस बच्चे ने ये पेपर किया था उसने भी बिल्कुल सही किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बी है। तो ये हमने समरूप वाले भी हमने कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर और 12 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। इसमें निर्देश में क्या दे रखा है, 9 से 12 में बाईं ओर एक चित्र दिया गया। ये चित्र दिया गया जिसका एक भाग क्या हो गया, लुप्त हो गया। इसमें ये वाले भाग में कौन सा आएगा, ठीक है, इनमें से कौन सा आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, बिना दिशा परिवर्तन किए हुए, ठीक है, इस पैटर्न को पूरा करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 का राइट आंसर है वो है डी। अगर इस चित्र को यहाँ पे बैठाएंगे तो बिल्कुल सटीक बैठेगा, ठीक है। क्योंकि बैठ तो और भी चित्र जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ निर्देश दे रखे हैं कि बिना दिशा परिवर्तन किए हुए, ठीक है। तो इस चित्र को ये बिल्कुल यहाँ पे सही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो गया, राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर वो भी डी है, ठीक है। ये चित्र यहाँ पे बिल्कुल फिट आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर डी, ठीक है। तो आप नोट भी करते रहेंगे। अब हम भाग 4 देखते हैं जिसमें निर्देश दे रखे हैं कि 13 से 16 तक के लिए, ठीक है। इसमें दे रखे हैं कि 3 प्रश्न आकृतियां हैं, ये प्रश्न आकृतियां हैं और इन चारों में से आपको उत्तर आकृति ढूंढनी, यानी जहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह बना रखा है यहाँ पे कौन सा चित्र आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा, ठीक है। और इसका एक श्रेणी क्रम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। जब ये प्रश्न करेंगे तो आपको फिर पता लगेगा कि ये क्या है। आप निर्देश प्रत्येक प्रश्न के अच्छे से पढ़ लेंगे। चूँकि समय आप सिर्फ पेपर सॉल्व देख रहे हैं तो आप निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपको जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आपको इस बात में आसानी होगी। तो इसमें देखिए, इसमें आप लाइन गिनिए कि 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और 5 लाइन है, ठीक है। इसमें कितनी लाइनें हैं, 5 हैं। इसमें देखिए, इसमें 4 लाइन हो गई, इसमें 3 हो गई। तो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे निश्चित रूप से 2 लाइन वाला आएगा। तो 2 लाइन किसमें है, सिर्फ इसमें है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो गया। समझ गए ना। इसमें टोटल लाइनें गिनेंगे तो कितनी हैं, 5, 4, 3 और यहाँ पे
2 लाइन वाला आएगा। तो 2 लाइनें सिर्फ इसमें हैं, तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये चित्र ऐसा था और तब इसमें 3 लाइनें बीच में बनी हुई थी। फिर ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। पहले ये खड़ा था, अब ये इधर को हो गया। ठीक है, और लाइनें भी घट गई। अब चूंकि ये ऐसा है और एक ही लाइन है, तो एक तो लाइन इसमें नहीं रहेगी। ठीक है, तो लाइन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और फिर साथ में ये क्या हो जाएगा, इधर को मुड़ जाएगा। समझ गए, जब ये इधर था तब इधर को मुड़ा, अब ये इधर को मुड़ जाएगा। ठीक है, और पीछे से ये होगा। तो सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखिए, कोई भी एक चित्र पकड़िए। अगर हम प्लस सी को पकड़ लेते हैं, धन के निशान को पकड़ते हैं, तो पहले धन का निशान यहाँ पे था, अब यहाँ पे हो गया, अब यहाँ के हो गया। ठीक है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। समझिए, जैसे घड़ी की सुई चलती है, पहले 12 फिर 1 2 ऐसे करके चलती, तो ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज हुआ। तो क्लॉकवाइज चल रहा है, तो पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे पहुँच गया। तो अब जो नेक्स्ट चित्र होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कहाँ है प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे सिर्फ सी वाले में है। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है सी। आपको ऐसे ही देखना है, अगर ऐसा चित्र आएगा, ऐसा चित्र वाले प्रश्न आते हैं, तो आप कोई भी एक चित्र पकड़ लीजिए। मैंने प्लस पकड़ा, आप ये शून्य वाला पकड़ सकते हैं, वृत्त वाला पकड़ सकते हैं, आप माइनस वाला पकड़ सकते हैं, कोई भी पकड़ सकते हैं, तो तब भी आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आप स्टार पकड़िए। इसमें से पहले स्टार था और स्टार के सामने क्या था, छोटा सा काला वृत्त। अब ये स्टार यहाँ पे आ गया और काला वृत्त उसके सामने ऊपर चले गया। फिर स्टार और ऊपर गया, काला वृत्त उसके और ऊपर चले गया। अब नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा स्टार और काला वृत्त होगा उसके सामने। तो ऐसा कौन सा है, तो 16 का आपने बिल्कुल सही गेस लगाया। 16 का राइट आंसर है डी। ठीक है, अगर आपका भी डी आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 16 तक आपने कर लिए हैं, सारे आपको समझ में आ गए हैं। और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम, और सबसे महत्वपूर्ण, आप प्रत्येक प्रश्न को समझें। आप नवोदय में अवश्य निकलें, ये मेरी बहुत इच्छा है। क्वेश्चन नंबर हम 17 से लेकर 20 तक के लिए निर्देश पढ़ लेते हैं। ये आपके भाग 5 में है। ठीक है, इसमें भी सेम है, ये प्रश्न चित्र हैं और इसमें ये उत्तर चित्र हैं। अब इसमें से आपको देखना है कि इस प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आ रखा है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 और 18 देख लेते हैं। जब ये चित्र ऐसा था, फिर उसके बाद ऐसा हुआ, तो ऐसा होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, इसका राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। जब ये चित्र ऐसे थे, यहाँ पे इन ब्लैक वाले पे आप नज़र दौड़ाइए। पहले ये ब्लैक यहाँ पे था, अब यहाँ पे चले गया। तो यहाँ पे ये इस प्रकार का था, तो अब ये यहाँ पे चले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 19 और 20 देख लेते हैं। जब ये 2 तीर के निशान ऐसे ऐसे थे, तो फिर क्या हुआ, एक हुआ और वृत्त बना, काला नहीं, थोड़े से खोखला वृत्त बना। तो जब ये इधर को चले गया, तो अब क्या होगा, ये निश्चित रूप से ये ऊपर होगा और ये वृत्त बन जाएगा। तो ऐसा कौन सा है, बी वाला। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, हमारे पास एक त्रिभुज है, एक वृत्त है और एक वर्ग है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो सबसे पहले था, यानी इस साइड से या तीसरे नंबर पे था, तो वो सबसे बाहर से आ गया। ठीक है, जो बीच में था वो फिर बीच में गया, और सबसे जो पहले 1 नंबर पे था वो सबसे अंदर गया। ठीक है, तो वैसे ही इसमें क्या होगा, 1 2 और ये 3 नंबर, तो सबसे बाहर से होगा वृत्त, उसके अंदर होगा त्रिभुज और उसके अंदर होगा वर्ग। तो ऐसा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, आपका भी बी आ रहा होगा। तो चलिए, आपने 20 क्वेश्चन समझ लिए। चलिए अब भाग 6 देख लेते हैं और पहले निर्देश देख लेते हैं। इसमें निर्देश दे रखे हैं कि 21 से 24 तक, 21 से 24 तक के लिए निर्देश दे रखे हैं। इसमें जो ये प्रश्न आकृति है, ये क्या है, ये तो ये त्रिभुज हैं, ये तो वर्ग हैं या वृत्त हैं। तो जो ये खाली स्थान है, यहाँ पे कौन, इनमें से कौन सा उत्तर चित्रक लगाएंगे हम, कि ये बिल्कुल या तो वर्ग बन जाए, या तो त्रिभुज बन जाए, और या तो वृत्त बन जाए, क्योंकि यहाँ पे बता रखा है।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में ऐसा कौन सा यहाँ पे आएगा बिल्कुल जो फिट आएगा कि वर्ग बन जाइए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा आएगा? तो 21 का जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, इस चित्र को यहाँ पे लगाएंगे तो बिल्कुल एकदम सटीक वर्ग बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 एक त्रिभुज बनना है। ठीक है, तो 22 का जो राइट आंसर वो है सी। अगर इस चित्र को हम यहाँ पे फिट करेंगे तो बिल्कुल सटीक आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं कि यहाँ पे फिर से वर्ग बनाना है तो कौन सा चित्र यहाँ पे आएगा? तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 इस खंड का अंतिम प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 24 में ऐसा यहाँ पे क्या चिपकाएंगे कि वृत्त बन जाए? तो 24 का जो राइट आंसर है वो है सी। इसको यहाँ पे लगाएंगे तो एक ये कंप्लीट वृत्त बन जाएगा। चलिए हम भाग 7 देख लेते हैं। भाग 7 क्या है? पहले आप निर्देश पढ़ लें। भाग 7 जो निर्देश हैं वो 25 से 28 के लिए है। इसमें बताया गया है कि यहाँ पे उत्तर आकृति में ABCD दिया गया है और ये प्रश्न आकृति है और जो X और Y है ये दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण है और इसमें इस चित्र को दिखाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप इसको घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप मिरर में देखते हैं या दर्पण में देख रहे होते हैं तो सबसे पहले आप अगर उसकी तरफ देखें तो हमारी नाक दिख रही होती है, यहाँ से नाक सबसे पहले दिख रही होती। तो बस यही अगर आप अच्छे से दर्पण को देखना शुरू कर देंगे तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, ये दर्पण प्रतिबिंब वाला और जल प्रतिबिंब वाला। ठीक है, इसके लिए आप खूब प्रैक्टिस कर लें। आप अपने इन चित्रों को देखें दर्पण में कैसे दिख रहे हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 25 को अगर हम दर्पण में देखेंगे, इस चित्र को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दिखाई देगा कैसा? ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, सबसे पहले ये वाला हिस्सा दिखाई देता है, जिसमें मैंने बताया ना नाक सबसे पहले दिखाई देती है, तो वैसे ही ये वाला हिस्सा सबसे पहले दिखाई देगा, तो ये दिखाई देगा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अब आपके लिए आसान हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 26 और 27 देख लेते हैं। तो 26 का राइट आंसर है ए और 27 का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, बाकी तो ठीक ही बन रखा है लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है। ये थोड़े से सारे इन्होंने डिफरेंट कर रखे हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप नोट भी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 इस चित्र को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखेगा? तो 28 का जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, ऐसा दिखेगा ये। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 से लेकर 32 के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं और ये भाग 8 में है। ठीक है, ये क्या है? ये इसमें जो कागज़ के टुकड़े हैं इनको मोड़ दिया गया है। पहले इनको मोड़ा है और फिर इनमें कट लगाया है और जब इसको खोलेंगे तो किस प्रकार के होंगे। ठीक है, इसका आप घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप देखें कि एक कागज़ का टुकड़ा लिया, पहले आपने एक बड़ा सा कागज़ का टुकड़ा लिया, फिर उसको एक फोल्ड इधर किया, फिर एक फोल्ड इधर किया और फिर यहाँ पे से छोटा सा कट मारा गोल वाला। ठीक है, तो कैसा होगा? तो आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। तो क्या ये ए आ रहा है? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 29 आपने देखा, ये भाग 8 देखा और उसका आंसर ऐसे ही आ रहा था। ठीक है, ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि इस प्रकार कट लगा के ऐसा आ रहा था या नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमने 29 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 30 में हम कागज़ ऐसे लेते हैं, ऐसे मोड़ते हैं, फिर ऐसे मोड़ते हैं और बीच में हम उसमें छेद कर देते हैं, तो जब खोलेंगे तो कैसे दिखेगा? तो तब वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 इस प्रकार का कागज़ लेते हैं, ऐसे मोड़ते हैं, फिर ऐसे 3 हम उसमें छेद कर लेते हैं, तो 31 का जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, जब हम कागज़ को खोलेंगे तो इस प्रकार का हमको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 32 कागज़ लेते हैं हम, इस प्रकार से मोड़ते हैं त्रिभुज के आकार में और फिर यहाँ पे एक छोटा सा कट मार देते हैं, गोला अर्ध गोला के रूप में हम इसको काटते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 32 का जब हम इसको खोलेंगे तो सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आप घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं अच्छे से। अब हम भाग 9 देखते हैं। इसमें पहले आप निर्देश पढ़ लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और निर्देश पढ़ लेंगे। 33 से 39 के लिए निर्देश हैं। इसमें बहुत सारे कटआउट दिए हैं। अब इन कटआउटों को जोड़ेंगे तो कैसा चित्र बनेगा, समझ गए? तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33 ये प्रश्न चित्र है और ABCD में से राइट आंसर है। तो 33 को अगर हम चिपकाएंगे तो कैसा चित्र बनेगा? डी जैसा बनेगा।
ठीक है, तो 33 का जो राइट आंसर है वो है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 और 35 को हम देख लेते हैं। 34 में अगर इस प्रकार के इन तीनों कटआउटों को मिलाएंगे तो राइट आंसर क्या होगा? ए। इसमें तो बिल्कुल नज़दीकी था। 35 को अगर हम मिलाएंगे तो राइट आंसर कैसा होगा? 35 का जो राइट आंसर वो होगा इस प्रकार का। ठीक है, समझ गए? ये जो दो छोटे हैं वो यहाँ पे चले जाएंगे, समझ गए? तो इसका राइट आंसर ए और इसका राइट आंसर सी। आप नोट भी करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 देख लेते हैं। इस प्रकार के कटआउट हैं, अगर हम इनको मिलाते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कैसा बनेगा? सी जैसा बी जैसा बनेगा ये। ठीक है, बी इसका राइट आंसर रहेगा। ये जो वृत्त हैं वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो 36 का राइट आंसर क्या है? बी। और 35 का जो राइट आंसर है वो है सी। आप नोट भी करते रहेंगे। चलिए हम अब भाग 10 देख लेते हैं। और जो ये मानसिक योग्यता का अंतिम भाग है, इसमें हम प्रश्न संख्या 37 से 40 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बताना आपको कि जो ये प्रश्न आकृति है, आप निर्देश अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, जो ये प्रश्न आकृति है, इन उत्तर आकृति में से किस में छुपी हुई है, किस में छुपी है या सम्मिलित हो रखी है। ठीक है, तो आपको वो पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 किस में छुपा है? ऐसी आकृति किस में छुप रखी होगी? तो ऐसी आकृति छुप रखी है सी में। ठीक है, ठीक है, आप देखो क्या मैं सही बता रहा हूँ? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 देख लेते हैं कि इस प्रकार की आकृति किस में छुप रखी है। तो ये तो बहुत आसान सा था, ये तो नज़दीकी है। ए में ये आकृति छुप रखी है, समझ गए? अगर हम इसके ऊपर से एक और बनाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कि इस प्रकार की आकृति किस में छुप रखी है? तो 39 ये आकृति छुप रखी है सी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 और मानसिक योग्यता का अंतिम प्रश्न, तो ये आकृति क्वेश्चन नंबर 40 वाली आकृति किस में छुपी है? ये वाली आकृति छुपी है सी में। तो डियर स्टूडेंट, ये थे 40 क्वेश्चन, चित्रात्मक थे सारे। अगर आप इनकी खूब सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैंने जैसे शुरू में बताया है कि मैंने इसके लिए खूब सारे वीडियो बना रखे हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, आप उन सबको देखेंगे और बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, आप अगर खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका निकलना बिल्कुल निश्चित है। 100% आप इस परीक्षा में पास होंगे, उत्तीर्ण होंगे और आप निश्चित रूप से नवोदय विद्यालय में आप निकलेंगे। ठीक है, तो आप खूब सारी प्रैक्टिस इसके कर लें। चलिए अब हम गणित के 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। खंड ख है, ये खंड द्वितीय है, अंकगणितीय परीक्षण। ठीक है, इसमें मैंने सिर्फ आपको इनका आंसर नहीं बताऊंगा कि ABCD में से कौन सा आंसर है, बल्कि मैं इसमें आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। क्योंकि आप जब आप 26 या उसके बाद के सालों के लिए आप इसको देख रहे हैं तो सिर्फ आपको ABCD नहीं बताने हो। आप जब घर में खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आप पेपर सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसमें भी वही है कि आपको ABCD में से सही चूज़ करना है। अगर आपको इसमें रफ काम की ज़रूरत पड़ी है तो जो अंतिम प्रश्न जो प्रश्न पत्र का अंतिम पेज होता है, यानी 17 या 18 वाला पेज होगा, आप उसमें वो ब्लैंक होता है, आप उसमें रफ कार्य कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 41 देख लेते हैं। थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 41 देख लेते हैं। सभी अंकों 4, 2, 0 और 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर बताइए। तो 4 अंकों की मैं पहले इसका आपको आंसर बता देता हूँ। तो 41 का जो राइट आंसर है वो है सी। अब सी कैसा है यहाँ पे देख लीजिए आप। 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी, तो सबसे बड़ी संख्या में आपको पता है सबसे बड़ा अंक 7 है, तो हम 7 लेंगे, 4 लेंगे, 2 लेंगे और 0 लेंगे। ये सही हो गया। अब सबसे छोटी संख्या, अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो जाती है। ठीक है, कई बच्चे तो क्या कर लेते हैं कि वो 0 सबसे पहले लगाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे, फिर 4 लगाएंगे और फिर 7 लगाएंगे। तो अगर 0 सबसे पहले लगाएंगे तो ये अब 3 अंकों की संख्या है, अब ये 4 अंकों की संख्या नहीं है। ठीक है, समझ गए? शून्य तभी किसी चीज़ की वैल्यू बनाता है जब वो किसी के पीछे लगा रहता है, समझ गए? तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी इन अंकों में वो ये है 2, 0, 4, 7। अब इसका आपको अंतर करना है। अंतर में क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न प्रत्येक साल आते हैं। ये जो नंबर है ये चेंज होते रहते हैं। हो सकता है कि जब आप पेपर दे रहे हों तब आपके पास
5, 4, 0, 7 आ जाए, ठीक है, या कुछ और आ जाए, समझ गए। तो इस प्रकार, लेकिन ये प्रश्न प्रत्येक साल आ रहा है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। आप इन प्रश्नों को आप नोट भी करेंगे, जो मैंने सॉल्यूशन बता रखा है उनको आप अच्छे से नोट भी करेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 42 है, भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51 भागफल 16 और शेष फल 27 है तो भाज्य क्या होगा। ठीक है, तो पहले मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूँ। तो 42 का जो राइट आंसर है वो है ए। अब ए कैसे आया, 843 कैसे निकालेंगे हम, तो हम 843 ऐसे निकालेंगे। देखिए, जो भाजक प्रश्न में दे रखा है कि भाजक क्या है 51 है, भागफल 16 है और शेषफल क्या है 27। तो भाज्य गणना का सूत्र क्या है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणांगे भागफल धन शेषफल। तो क्या होगा 51 गुणांगे 16, 51 गुणांगे 16 धन 27। तो 51 गुणांगे 16 बराबर 816, 816 और प्लस 27। तो जो राइट आंसर आएगा वो ये आया। ठीक है, तो आप इसको पूरे को नोट कर लेंगे, समझ गए। आप अपनी कॉपी निकालिए और कॉपी में वीडियो को पॉज करके वीडियो अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे और खूब सारे आप सवाल करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 43 देखें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। 90 का अभाज्य गुणनखंड है। आपको इसमें 90 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य बता रखा है, ठीक है। वैसे गुणनखंड तो सारे ही हैं, समझ गए, लेकिन अभाज्य बता रखा है। अब जैसे इसमें 10 है, ये इसको हम फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 है, इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 15 है, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। सिर्फ एक यही है सी वाला जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं निकालेंगे। वहाँ तो ठीक है, आपने सी आंसर बता दिया, लेकिन यहाँ आपको गुणनखंड निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो ये है, मैंने पूरी विधि बता रखी है कि 90 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पे हम 90 लिखेंगे, 2 से डिवाइड किया हमने तो 45 आया, 3 से डिवाइड किया तो 15 आया, और फिर 3 से फिर डिवाइड किया तो 5 आया, और 5 को डिवाइड किया तो 1 आया। यहाँ पे हम तब तक करते रहते हैं जब तक यहाँ पे 1 ना आए। तो 90 का जो गुणनखंड होगा 2 गुणांगे 3 गुणांगे 3 गुणांगे 5। अब हम ये 3 गुणांगे 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है, ठीक है। इसमें से आपको बताना, आपके पास ऑप्शन है ए 1, 2, 4 और 7। क्या बता रखा है, निम्न में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंड एक गुणनखंड है। तो अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है, या तो अपने से ही वो भाज्य होती है या तो सिर्फ एक से ही भाज्य होती है, समझ गए। अगर मानवत हम 3 को लेते हैं तो 3 किससे भागा 3 में हम किससे भाग देंगे, या तो 3 से भाग देंगे तब जाके 3 एकम 3 तो 0 आएगा, या तो हम 1 से भाग देंगे, ठीक है। 1 3 3 और तब जाके 0 आएगा, समझ गए। तो या तो 1 है या तो वही संख्या होती है। तो 1 इसका राइट आंसर। और मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी बता रखे हैं कि सभी अभाज्य संख्याओं का एक गुणनखंड होता है। कितना होता है, 1 होता है। 1 से सभी में भाग चल जाता है। यहाँ पे पहला निर्देश है, नोट है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक या स्वयं से विभाजित होती हैं। जैसे मैंने बताया ना कि हमने 3 का एग्जाम्पल लिया, तो 3 या तो 3 से विभाजित होगा या तो 1 से विभाजित होगा, ठीक है। दूसरा नोट ये है कि 2 एकमात्र सम संख्या है, ठीक है। एकमात्र सम संख्या, 2 क्या है, सम संख्या है। एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है, समझ गए। 2 भी क्या होता है, या तो 2 से ही डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। बाकी कोई सम संख्या नहीं है कि जो किसी और सम संख्या से डिवाइड ना हो या 2 से डिवाइड ना हो, समझ गए। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। हो सकता है कि आपके पास इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि सबसे छोटी या एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो
उसका राइट आंसर होगा 2। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है, यदि 9432 9432 को 1.25 से भाग देने पे कितना आता है, 7545.6 आता है, 7545.6 आता है। तो 9.432 को 12.5 से भाग देंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहले मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा बी। अब कैसे आएगा देख लीजिए, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन बता रखा है। तो वहाँ प्रश्न था कि 9432 को 1.25 से डिवाइड करना है। तो चूंकि आप जानते हैं कि जो भाजक है वो दशमलव में नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको बटे के रूप में ना लिख के ऐसे लिखें तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो भाजक हमेशा क्या होगा, ये दशमलव के रूप में नहीं रहेगा। इसको दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटाएंगे तो इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 स्थान है। ठीक है, तो इसको भी 100 से गुणा करेंगे और इसको भी 100 से गुणा करेंगे, तब ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा, इसके पीछे 2 शून्य आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको आसानी से भाग दे सकते हैं आप, समझिए। इसको कहते हैं भाजक, ये भाज्य और ये भागफल, समझिए। तो जो भाजक है वो दशमलव में, उसको दशमलव हटाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए ये प्रोसेस आसान रह गई। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से भाजक हटाना है। चूँकि ये दशमलव के बाद एक स्थान है तो हम 10 से गुणा करेंगे, तो ये 125 आ गया। और फिर आप इसको 125 को 94.32 94.32 में डिवाइड करेंगे तो राइट आंसर ये आएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया है कि ये आंसर कैसे आया। ठीक है, बहुत आसान से प्रश्न थे, बहुत कोई मुश्किल प्रश्न नहीं थे। ठीक है, और बहुत मुश्किल प्रश्न आते भी नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, आपको ये सारी संख्याओं का योग करना है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ राइट आंसर बता दे रहा हूँ, इसको आप स्वयं करेंगे। कॉपी लीजिए और इनको जोड़िए कि 1.1 1.01 1.001 0.01 11.01 और ये सब आप जोड़ेंगे तो राइट आंसर क्या आएगा। तो 46 का जो राइट आंसर है सी। क्या ये सही है, आप कमेंट में बताएंगे। आप पहले इसको जोड़ेंगे और तब बताएंगे कि सी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं हम। इसमें दे रखा है कि आपको ये जोड़ना है 3 + 3/100 3/1000 और 3/1 करोड़। ठीक है, इसके पीछे 6 शून्य है, तो इसको जोड़ना है और दशमलव संख्या में बताना है आपको। तो आपके लिए मैं पहले आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 47 का जो राइट आंसर है वो है बी। अब बी कैसा आया देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर रखा है, समझिए। ये 3 तो 3 आया, अब आपको इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। आप इसको भी नोट कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 48 देख लेते हैं। 48 है 20.0925 20.0925 का सरलतम भिन्न रूप है। आपको इसको क्या करना, भिन्न में बदलना है, समझ गए। तो 48 का राइट आंसर है सी। अब सी कैसा आया देख लेते हैं। ठीक है, भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये दशमलव के बाद जितने स्थान हैं उतना आपको नीचे लिख देना है। 1 लिखा और उसके बाद 4 स्थान तक दशमलव, तो पहले आप 4 स्थान और इसको गुणा भी कर देंगे। ठीक है, और फिर काटेंगे आप इसको 25 से काटेंगे, 25 से इसको काटेंगे तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप जरा 20 को भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, 20 को भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, जरा आप बताएंगे तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। ठीक है, अगर ये पीछे दशमलव वाला नहीं रहता तो क्या होता। ठीक है, आप ये कमेंट में बताएं कि आपको भिन्न का किसी संख्या को भिन्न में बदलना आता है या दशमलव को आपको भिन्न में बदलना आता है, तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है 300 ml 300 ml पानी की 17 बोतलें। ठीक है, 300 ml की कितने बोतलें हैं, 17 बोतलें हैं। ठीक है, 17 बोतल्स हैं। और 130 ml जूस की 30 बोतलें हैं। समझिए, ये 17 बोतलें हैं और ये 30 बोतलें हैं और इनको एक जग में खाली किया गया है। तो जग में टोटल कितना पानी हो गया, ये कितना जूस और पानी मिला के कितना द्रव्य हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 9। अब 9 कैसे आया, यहाँ पे पूरी प्रोसेस बता रखी मैंने आपको, पूरा सॉल्व बता रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे,
पानी की कुल मात्रा, तो 300 ml पानी है, 17 बोतलें हैं, तो 17 × 51 51, तो यहाँ पे इतना तो पानी हो गया। जूस की मात्रा कितनी है? इतनी है। अब कुल मात्रा कितनी होगी? 9000 ml होगी। अब इसको लीटर में बदलेंगे, चूँकि आपको पैमाना पता है कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो यानी इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें इससे 1000 से भाग दे देंगे, तो राइट आंसर आया 9 लीटर। ठीक है, समझ गए? तो ये इसका पूरी प्रोसेस है, आप इसको भी नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 50 देख लेते हैं। सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे गया। ठीक है, जरा लंबा सा सवाल है, ठीक है, लेकिन कठिन नहीं है। 9 बजे अपने घर से चला, 10 मिनट वो पैदल गया। कितने मिनट गया वो पैदल? 10 मिनट गया। 1 घंटा 5 मिनट वो बस से गया। 1 घंटा 5 मिनट वो क्या गया? बस से गया। और फिर वो कितना चला? 15 मिनट फिर से वो पैदल चला। तो यानी वो टोटल कितना चला? 1 घंटा 30 मिनट उसको यात्रा करने में लगे, और फिर वो अपने चाचा के यहाँ पहुंचा। यानी 9 बजे वो घर से चला, तो 1 घंटा 30 मिनट, यानी वो 10:30 पे अपने चाचा के यहाँ पहुंच गया। ठीक है, वहाँ पे वो 3 घंटा 20 मिनट रहा। तो 10 बजे में 3 घंटा 20 मिनट जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 और 3 13। अब चूँकि 13 तो यहाँ पे 3 30 बताया गया, यानी 24 घंटे की घड़ी तो है नहीं, वो 12 घंटे वाली है। तो 3 घंटे 20 मिनट रहा, तो यहाँ 10 3 13 नहीं लिखेंगे हम, और 20 मिनट इसको भी जोड़ेंगे, तो ये रहा 1:50 तक अपने चाचा के यहाँ रहा। कितने बजे तक रहा हो? 1:50 तक चाचा के यहाँ रहा। और 3:30 पे, यहाँ पे आप देख लेंगे, 1:50 पे चाचा के यहाँ रहा, और 3:30 पे वो घर पहुंचा। कितने बजे पहुंचा वो? 3:30 पे वो घर पहुंचा। तो वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा? ठीक है, अब आपको इसको निकालना है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब 1 घंटा 40 मिनट कैसे निकला? यहाँ पे पूरी प्रोसेस दे रखी है। ठीक है, मैंने विस्तार से लिख रखा है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ से यहाँ तक आप नोट कीजिए कि सुरेश चाचा से मिलने गया 9 बजे, पैदल चला 10 मिनट, बस से गया वो 1 घंटा 5 मिनट में, फिर पैदल चला 15 मिनट, तो यानी टोटल वो 1 घंटा 30 मिनट उसने यात्रा की। चाचा के घर पहुंचा वो कितने बजे? 10:30 बजे। कितना घंटा रुका वहाँ? 3 घंटा 20 मिनट रुका। तो 10:30 में हम 3 घंटा 20 मिनट जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 1:50 तक। 1:50 तक वो अपने चाचा के यहाँ घर कितने बजे पहुँचा? तो 3:30 पे पहुँचा। तो वापसी में लगा समय कितना बजे लगा उसको? तो 3:30 में से आप 1:50 घटाएंगे तो 1 घंटा 40 मिनट राइट आंसर आएगा। यहाँ पे घटाना कैसे है आपको पता होगा कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। ठीक है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो यहाँ पे इसका भी ध्यान रखें। आप 61 मिनट नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, 61 मिनट को कैसे लिखेंगे? या 70 मिनट नहीं लिख सकते हैं आप। ठीक है, 70 मिनट को आप कैसे लिखेंगे? 1 घंटा 10 मिनट लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसको भी ध्यान रखें, तो फिर आपका ये आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करें और इस प्रश्न को नोट करें। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। ये सवाल है, ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन इसमें कोष्टक ही कोष्टक दे रखे हैं। बार कोष्टक से लेकर छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक तक सब दे रखे हैं। आपको एक एक करके इनको हटाना है और उसके हिसाब से पूरी प्रोसेस करनी है। तो पहले मैं 51 का आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 51 का जो राइट आंसर है वो है सी। अब सी कैसे आया देख लेते हैं। चलिए, ये है सी। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे छोटा कोष्टक हटा दें। ये तो प्रश्न था। सबसे पहले आपने इसको थोड़ा सा, आप इसको पे ध्यान नहीं देंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले आपने 4 में से 1 घटाया तो यहाँ पे 3 आया। बाकी आपने सारी प्रोसेस पहले आप सबसे छोटा कोष्टक बार वाला हटाएंगे। ठीक है, तो हमने बार वाला हटाने के लिए हमने से 4 में से 1 घटा लिया, तो यहाँ पे 3 राइट आंसर आया। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा कोष्टक खोला। अब ये छोटा वाला कोष्टक खोलेंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 यहाँ पे राइट आंसर आया। ठीक है, अब मझले वाला कोष्टक हटाएंगे तो 16 में से 2 घटाएंगे, 16 में से 2 माइनस करेंगे तो 14 राइट आंसर आए। और अब सबसे बड़ा कोष्टक हटाएंगे तो 18 में से 14 माइनस करेंगे तो 4 आएगा।
ठीक है। और अब 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 राइट आंसर आया। ठीक है। तो आपके पास इस प्रकार का प्रश्न आता है तो ये ऐसे करके सॉल्व होता है। सबसे पहले बाहर कोष्टक, फिर छोटा, फिर मंझला और फिर सबसे बड़ा कोष्टक खोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये करते हैं। इस यहाँ पे ये बाय मिस्टेक है, ओके, इसको नहीं लिखेंगे आप। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 52 देख लेते हैं। इसमें है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि 33/40 33/40 में क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो जाए। ये इसी प्रकार का प्रश्न है कि 5 में से क्या घटाया जाए कि 3 प्राप्त हो जाए। तो सीधे सीधे 5 में से हम 3 घटा देंगे तो क्या घटाएंगे हम, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न है ये। ठीक है, तो इसका मैं पहले आपको राइट आंसर बता देता हूँ कि 52 का जो राइट आंसर है वो है ए, 11/20 घटाएंगे हम तो राइट आंसर ऐसा आ जाएगा। अब कैसा, ये पूरी प्रोसेस ये है कि माना वो संख्या x है कि जिसको हम घटा रहे हैं वो संख्या क्या है, x है। तो x बराबर 33/40 माइनस 11/40। बस मैंने बताया ना, एग्जाम्पल दिया आपको कि प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि 5 में से क्या घटाएं कि 3 आ जाए। ठीक है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 5 में से 3 घटा देंगे तो अपना आप ही आंसर 2 आया। ठीक है, तो हम 33/40 में से 11/40 घटा देंगे, समझ गए, तो आंसर आया 22/40। अब आप चूंकि आप जानते हैं कि भिन्न को हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते जब तक वो कटती रहती है और छोटा से छोटा रूप हम लिखते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो 11 आया, फिर इसको भी 2 से काटेंगे तो ये 20 आया। तो ये 11/20 ये राइट आंसर आया। ठीक है, थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था, समझ गए। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप तैयार रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। हमारे पास प्रश्न है 5/22 धन 7/22 ऋण 3/22 धन 9/22 ऋण 1/22 को सरल करने पर प्राप्त होता है, यानी 5/22 प्लस 7/22 माइनस 3/22 प्लस 9/22 माइनस 1/22 को अगर हम सरल करेंगे तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा। तो मैं पहले आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, 53 का जो राइट आंसर है वो है बी। अब बी कैसा आया देख लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे पूरी प्रोसेस बता रखी है। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा प्रश्न दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न ये है 5/22 7/22 3/22 9/22 और 1/22। ठीक है, ये तो प्रश्न है, ये तो आपने देख ही लिया। अब यहाँ से आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्लस प्लस वाले हैं उनको एक साइड कर लेंगे और माइनस माइनस वाले को एक साइड कर लेंगे। ठीक है, समझ गए। अब चूंकि तीनों का ये कॉमन है, इन दोनों का भी ये कॉमन है, तो हमने इस प्रकार से कर सकते हैं, समझ गए। तो 5 धन 7 धन 9/22 ऋण -3 माइनस 1/22। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे, 7 और 5 12 9 21 21/22 21/22। अब यहाँ पे कैसे जोड़ा ये आपने आपको पता होगा या आप जानते होंगे कि माइनस माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 2 माइनस है तो हमने इनको जोड़ लिया, -3 और -1 बराबर -4। तो 21/22 -4/22। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा, 21 में से 4 गया 17, 17/22 राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक दुकानदार 1 रुपये की 5 टॉफ़ी की दर से खरीदता है। 1 रुपये में कितना खरीदता हूँ, 5 टॉफ़ी खरीदता है, समझ गए। तथा 1 रुपये में 4 टॉफ़ी बेचता हूँ, 1 रुपये में 4 टॉफ़ी बेचता है, यानी 1 टॉफ़ी का उसको क्या है, बेनिफिट हो जाता है, समझ गए। 125 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसको कितनी टॉफ़ी बेचनी होती। ठीक है, अगर सिंपल सा प्रश्न नहीं है, थोड़े से ट्रिकी है, तो इसका जो राइट आंसर, पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। उसका राइट आंसर है डी। ठीक है, उसको 2500 टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी, तब जाके उसको 125 रुपये का फ़ायदा होगा। अब कैसे होगा देखते हैं। क्या आपको पूरा दिख रहा है? ठीक है, पूरा नहीं आ पा रहा है तो पहले आप यहाँ से देखो। पहले आप ये देख लो कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं।
ये आप नोट कर लेंगे कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। बस यहीं से सवाल है। अब आपको पूरा सा सवाल दिख रहा है। 1 रुपये बराबर 100 पैसे में खरीदता हूँ 5 टॉफ़ी, तो एक टॉफ़ी का मूल्य कितना होगा, 100/5, 100/5। तो एक टॉफ़ी का मूल्य है 20 पैसे। और बेचता कितने 1 रुपये की 4 बेचता, यानी एक टॉफ़ी का मूल्य कितना हो गया, 25 पैसे। तो यानी उसको लाभ हो रहा है, 20 पैसे में वो खरीद रहा है और 25 पैसे में वो बेच रहा है, तो यानी उसको सीधा सीधा लाभ है। तो लाभ का सूत्र क्या है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो यानी 25 पैसा माइनस 20 पैसे, यानी 5 पैसा उसको पर टॉफ़ी फायदा हो रहा है। अब 125 रुपये लाभ कमाने के लिए उसको कितनी टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी पैसों में करेंगे, समझ गए। इसको पैसों में, सबसे पहले इसको पैसे बनाएंगे इसका। तो ये है इसका। वीडियो को पॉज करके आप अब यहाँ तक नोट कर लेंगे, समझ गए। तो 125 रुपये लाभ के लिए बेचनी पड़ेगी टॉफ़ी बराबर 125 गुणा के 100। 100 क्योंकि हमने, क्योंकि इसको पैसे बना रहे हैं हम, ठीक है। और फिर आया 12,500/5। अब इससे, अब आप इसको डिवाइड करेंगे, 5 से 12,500 में भाग देंगे, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा 2,500 टॉफ़ी बेचेगा, तब जाके उसको 125 रुपये का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप इसको पहले यहाँ तक नोट करें, ठीक है, 5 पैसे तक नोट करें इसको, इस सवाल को, और फिर आप यहाँ तक नोट करें, तो आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। टीना ने एक स्कूटर 55,000 में खरीदा, 55,000 में खरीदा उसने, और उसने 3,400 स्कूटर की मरम्मत में खर्च कर दिए, ठीक है। तो यानी इन दोनों को जोड़ देंगे हम, ठीक है। और स्कूटर अपने मित्र को 56,030 रुपये, 56,030 रुपीज़ में उसने बेच दिया। अब उसको लाभ हुआ या हानि, पहले हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे कि इससे ज़्यादा है या इससे कम है। तो पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। 55 का जो राइट आंसर है वो है बी, कि उसको हानि हुई, 2,370 रुपये की हानि हुई। अब कैसे हुई ये देखिए आप। स्कूटर खरीदा उसने 55,000 रुपीज़ में, मरम्मत पे खर्च किए उसने 3,400 रुपीज़, कुल मूल्य कितना हुआ। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 58,400 रुपीज़ उसका कुल क्रय मूल्य हो गया। स्कूटर बेचा उसने 56,030 रुपीज़ में, तो उसको, अब देखो खरीदा ज़्यादा उसने, बेचा कम में, तो उसको हानि हुई। तो हानि का सूत्र क्या है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यानी 58,400 में से उसको 56,030 रुपये घटा देंगे, तो ये इसका राइट आंसर आया, समझ गए। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक 5,000 बोल दिया, यहाँ पे ये 58,400 है, 58,400 है, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लेंगे, तो आपका ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 देख लेते हैं। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है, इसके अंदर की ओर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक पथ है। इस पथ को समतल कराने पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए का व्यय होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ये प्रश्न समझ लो। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है कि सबसे पहले क्या है, एक पार्क है, ये पार्क है, समझ रहे। और इसका ये जो पार्क है, इसके क्या है, अंदर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। ये क्या है, ये इसका रास्ता है। अब इस रास्ते को समतल करना है, तो इस पे 10 रुपये पर वर्ग मीटर के रूप में हिसाब से खर्च हो रहा है। तो पहले आपको क्या करना है, बाहर का जो ये है, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है, और फिर ये अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालना है। रास्ते के बाद कितना बचेगा, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। और फिर जो बाहर वाला है और जो अंदर वाला फील्ड है, इसमें से इस वाले को घटा देंगे और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो मैंने सॉल्यूशन बना रखा है। तो पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। 56 का जो राइट आंसर है वो है बी, 4,750 रुपये इस पे व्यय होंगे। अब कैसे होंगे आप ये देख लीजिए, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। वर्ग का सूत्र, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, भुजा गुणा गया भुजा, या भुजा का वर्ग भी आप कह सकते हैं। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या है, जो बाहर का वाला एरिया है उसका क्षेत्रफल क्या है, वो बता रखा है 50 वर्ग मीटर की है। तो
50 गुणा गया 50, भुजा का वर्ग हो गया। तो कितना आएगा? 2500 वर्ग मीटर आया। अब पथ के अंदर का क्षेत्रफल, जो ये रास्ता है इसके अंदर जो बच जाएगा इसका क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल कितना बचेगा? 2.5 मीटर है। 2.5 मीटर इधर का कम कर देंगे, 2.5 मीटर इधर का कम कर देंगे। ठीक है, तो 2.5 और 2.5 5, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे मैंने तो पूरा लिख दिया है कि 50 माइनस 2.5 माइनस 2.5, 2.5 इधर का और 2.5 इधर का। ठीक है, और वैसे ही ये, तो ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 45, तो यानी जो अंदर का बच जाएगा ये है 45 मीटर, बाहर का है 50 मीटर। ओके, अंदर का है 45 मीटर वर्ग मीटर, समझिए। तो 45 गुणा का 45, 2020 वर्ग मीटर। अब ये जो पथ का क्षेत्रफल अपने आप निकल गया। पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? बाहर वाले से अंदर वाला घटा देंगे, तो टोटल निकला 475 वर्ग मीटर। अब उसको खर्च उस पर पर वर्ग मीटर कितना रुपये लग रहा है? 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इसको भी नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना स्क्वायर सेंटीमीटर है? आपको ध्यान देना है। प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा है? आयतों में से, आयत क्या होते हैं? जिसकी दो भुजाएं क्या होती? आमने सामने की भुजा समान होती। ठीक है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान होगी। ठीक है, और वर्ग में क्या होगा? उसकी चारों भुजाएं समान होंगी। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजाएं समान होंगी। तो इसमें क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से आयतों में किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? अब पहले देखो इसमें क्या चारों आयत हैं? ABCD चारों आयत है? नहीं, A आयत है। इसकी ये भुजा और ये भुजा समान है। ठीक है, 18 सेंटीमीटर की है, और ये वाली भुजा 10 सेंटीमीटर, तो ये वाली भुजा भी 10 सेंटीमीटर की होगी। समझ रहे? D में देखिए ये 17 की है, ये भी 17 की है, लेकिन ये 11 की है तो ये भी 11 की होगी। ये 12 की है, ये 12 की होगी। ये 16 की है तो ये 16 होगी। लेकिन बी वाला देखिए, ये 14 है, ये 14 है, तो ये 14 होगी, ये भी 14 होगी। तो ये क्या है? ये आयत है ही नहीं। समझ गए? तो ये तो क्या है? वर्ग है। तो इसमें हमारे पास प्रश्न क्या है? आयतों के लिए कह रखा है। तो 57 का जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका कंप्लीट बना रखा है कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा के चौड़ाई। ठीक है, वर्ग का क्या होता है? भुजा का वर्ग। समझिए, तो ए का निकलेगा 180 वर्ग सेंटीमीटर, बी का 196 वर्ग सेंटीमीटर। अब चूंकि 196 सबसे ज़्यादा यही है, लेकिन ये क्या है? वर्ग है। 14 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये क्या है? वर्ग है। समझ गए? तो उसके बाद क्या है? दूसरे नंबर पर कौन सा है? 192, लेकिन ये आयत है, तो ये वाला राइट होगा। समझ गए? बाकी बहुत आसान प्रश्न था, और सबने ज़्यादातरों ने, मैं समझता हूँ कि इसी पे टिक मारा होगा। सबने फटाफट मल्टीप्लाई किया। जिसने थोड़ा सा सोचा कि भाई आयतों के बारे में पूछा गया है तो उसने ए वाला किया होगा। समझ गए? उसने ए वाला राइट आंसर किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 58 देख लेते हैं। एक साइकिल के पहिए में 24 तिलियां हैं, दो संलग्नक तिलियों के बीच का कोण। तो साइकिल का पहिया क्या है? गोल है। ठीक है, और वृत्त क्या होता है? 360 डिग्री का होता है। समझिए, आप घर में देख सकते हैं, आपके पास चांदा होगा या प्रकार पेंसिल होगी, तो जो वृत्त पे बना हुआ कोण होता है, जो वृत्त पे बना हुआ कोण होता है वो क्या होता है? 360 डिग्री का होता है। चूंकि उसमें 24 तिलियां लगी हैं तो 360 को 24 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 15 अंश आ जाएगा। ठीक है, 15 डिग्री आ जाएगा, 15 अंश आए तो 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो वृत्त होता है, आप ये याद रख लीजिए, वृत्त क्या होता है? 360 डिग्री का होता है, 360 अंश का होता है। साइकिल में कुल तिलियां हैं 24, दो संलग्नक तिलियों में से, संलग्नक क्या है? मतलब तुरंत वाली, ये साइकिल का है, ये और ये वाली। ठीक है, तो ये वाला कोण कितना है? तो दो संलग्न तिलियों के मध्य का कोण होगा 360/24, यानी 24 से आप 360 में भाग देंगे तो 15 राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। साय 6 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण है। हमारे पास ऑप्शन है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण। तो राइट आंसर है इसका डी, सरल कोण। मैंने यहाँ पे चित्र भी बना रखा है। ये माना ये घड़ी है, तो यहाँ पे होगा 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे
3 और यहाँ पे 9। ठीक है, ऐसी होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये सीधी रेखा में आता है। तो सीधी रेखा पे बना हुआ कोण क्या होता है, सरल कोण होता है। ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री पे बना हुआ कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, 90 डिग्री से कम जो कोण होते हैं वो होते हैं न्यून कोण, और 91 से और 179 तक ये दोनों संख्याएं भी सम्मिलित हैं, ये क्या होते हैं, अधिक कोण होते हैं। समझ गए? तो आपको ये भी देख लेना है। अगली बार हो सकता है कि पूछा जाए कि घड़ी की सुई पे क्या है, घंटे की सुई 12 पे है और मिनट की सुई किस पे है, 3 पे है। तो ये कौन सा वाला कोण होगा, तो ये समकोण होगा। समझ गए? तो ये भी आपको देखना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 59 भी समझ में आ गया। आज की जो पेपर है जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो गणित का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, PQRS द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दंड ग्राफ में दर्शाया गया है कि P ने कितने किए, तो 4, Q ने 6, R ने 8 और S ने नहीं R ने 10 किए और S ने 8 प्रश्न सॉल्व किए। उपयुक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि Q और R ने मिलकर कितने प्रश्न P और S से अधिक हल किए। तो 60 का जो राइट आंसर वो है ए, 4 अधिक हल किए। इसको आप इस प्रकार से, बशर्ते इसका सॉल्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने दे रखा है, तो आप देख सकते हैं कि Q द्वारा हल किए गए प्रश्न 6, R द्वारा 10, तो टोटल प्रश्न हल किए उन दोनों ने मिलके 16। P द्वारा हल किए प्रश्न 4 और S द्वारा 8, तो टोटल हुए 12। अब इसने कितने ज़्यादा किए, तो 16 - 12, तो 4 अधिक किए। तो डियर स्टूडेंट, ये था मैथ्स का सॉल्यूशन। आई होप कि आपने पूरे 20 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम हिंदी वाला पार्ट देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम हिंदी वाला पार्ट देखें, आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करेंगे। इसमें खंड 3 देख लेते हैं हम। खंड 3 में क्या है, भाषा परीक्षण। हमने मानसिक योग्यता परीक्षण देख लिया, हमने गणितीय परीक्षण देख लिया, अब तीसरा खंड है इसका भाषा परीक्षण। इसमें आपको 4 अनुच्छेद आते हैं और प्रत्येक अनुच्छेद में आपको अच्छे से अनुच्छेद पढ़ने, प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न होते हैं। ठीक है, और टोटल ये भी 20 क्वेश्चन होते हैं और 25 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, इसमें अनुच्छेद फर्स्ट है कि रोबोट एक विशेष यंत्र होता है, यह कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है और काम करता है। एक यंत्र होने के कारण यह न गलतियां करता है न थकता है, यह कभी शिकायत नहीं करता है। रोबोट चारों ओर हैं। कुछ रोबोट चीज़ें बनाने में प्रयुक्त होते हैं, उदाहरण स्वरूप रोबोट कारें बनाने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट खतरनाक स्थानों में अन्वेषण में प्रयुक्त होते हैं, जैसे ज्वालामुखी। कुछ रोबोट घरों की साफ सफाई में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट शब्दों को भी पहचान सकते हैं, वे टेलीफोन कॉल का उत्तर देने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, अधिकांश रोबोट मशीन जैसे ही दिखाई देते हैं। तो ये अनुच्छेद आपको ध्यान से पढ़ना है। अब इसमें प्रश्न है। ठीक है, अगर आपने ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको सारे प्रश्न आगे होंगे। थका का समानार्थी है, यानी थका का ये पर्यायवाची क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है, थका मतलब निढाल, 20 का राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे हैं, वे क्या हैं, वे यंत्र हैं, इसलिए वे गलतियां नहीं करते हैं। समझिए, यंत्र हैं, मनुष्य द्वारा ये भी सही है, निर्देशों का पालन करते हैं, कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, ये सही है, मानव जैसे दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई देते हैं, थके हुए नहीं दिखाई देते। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कि रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे यंत्र हैं। समझ गए, 61 का राइट आंसर बी और 62 का ए है। क्वेश्चन नंबर 63, अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता है। अनुच्छेद के अनुसार लिखा है, ये ध्यान रखना आप। समझ गए, कि घर की साफ सफाई, इसमें भी ये सहायता कर रहे हैं, टेलीफोन के कॉल का उत्तर भी दे रहे हैं, कारें भी बना रहे हैं, ये डी बच्चों को पढ़ाने में। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपर्यार्थ है, यानी विलोम शब्द है। तो खतरनाक का विपर्यार्थ क्या है, सुरक्षित, 20 का राइट आंसर है।
तो क्वेश्चन नंबर 61 का बी, क्वेश्चन नंबर 62 का ए, क्वेश्चन नंबर 63 का डी और क्वेश्चन नंबर 64 का बी। ठीक है, आप इनको नोट भी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही। रोबोट गलतियां नहीं करते हैं। ठीक। रोबोट बहुत उपयोगी हैं। बिल्कुल ठीक। अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, ये नहीं है, तो यही राइट आंसर है। ठीक है, कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, अनुच्छेद में ऐसा लिखा था, तो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 2 देख लेते हैं। सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भूरे परों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। यानी आप पहले इसको यहाँ तक पढ़ लो। ठीक है, मैंने एक बार पढ़ लिया है, आप इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो। मैं आपको सीधे प्रश्न उत्तर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 66 है, सुनहरा बाज अधिकतर डॉट डॉट में पाया जाता है। तो वो कहाँ पाया जाता है? डी, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। मादा सुनहरे बाज को डॉट डॉट में पहचाना जा सकता है। कैसे पहचाना जा सकता है? उसको बड़े आकार से पहचाना जा सकता है। आपने वीडियो पॉज करके आपने अगर अनुच्छेद पढ़ा होगा तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत आसान होंगे। घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए? तो इसको चाहिए विशाल ऊंचाइयों वाला स्थान चाहिए। ठीक है, आप नोट भी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, शानदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? यानी शानदार का पर्यायवाची क्या है? तो सी इसका पर्यायवाची है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम नहीं है? लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो विशाल का विलोम कौन सा नहीं है? विस्तृत नहीं है। बी इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए अनुच्छेद 3 देख लेते हैं। ये पुस्तकों के बारे में। पुस्तकें मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाला उत्पाद है। यहाँ से लेकर आप इसको यहाँ तक रखें, बड़ी सावधानी से रखता है। इतना पूरा पढ़ेंगे, मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 71 है, मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तक सबसे डॉट 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 कृतियाँ हैं। ठीक है, तो 71 का जो राइट आंसर है वो है डी, उपयोगी कृतियाँ हैं। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 72, अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकती हैं क्योंकि उनमें क्या है? लेखक का मन, महान विचार, अनुचित उत्पाद, मुद्रित सामग्री। उसमें क्या है? महान विचार है। ठीक है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इसलिए हम उसको संभाल के रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है? अनुचित का पर्यायवाची कौन सा है? तो अनुचित का पर्यायवाची है अनुपयुक्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे हैं, 20 का राइट आंसर है, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं इसलिए हम उनको संभाल के रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, अनुच्छेद में ढहना शब्द का प्रयोग डॉट डॉट के अर्थ में हुआ है। तो ढहना शब्द का प्रयोग हुआ है। 75 का राइट आंसर है ए, बिखर जाना के रूप में प्रयुक्त हुआ है। चलिए हम अनुच्छेद 4, आज की वीडियो का हम अंतिम अनुच्छेद देख लेते हैं। यह है सभी मकड़ियाँ जाले बुनती हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। आप इसको पूरा पढ़ लेंगे, वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको इसके प्रश्न आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक बार पढ़ लिया है, आप भी उसको अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 76 है, यह अनुच्छेद किसके बारे में? तो यह अनुच्छेद किसके बारे में? मकड़ी के जाले के महत्व के बारे में। क्वेश्चन नंबर 77, मकड़ियों के जाले के बारे में क्या सही नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है कि क्या सही नहीं है। तो वे अंडे पकड़े रखते हैं, बिल्कुल सही है। वे भोजन पकड़ते हैं, बिल्कुल सही है। वे जल ढूंढते हैं, ये सही नहीं है। वे शत्रुओं से रक्षा करते हैं, ये भी सही है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, फंसा का समानार्थी यानी पर्यायवाची है, तो फंसा का पर्यायवाची है चिपका। क्वेश्चन नंबर 79 और 80 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 79 है, मकड़ियाँ कैसे जान लेती हैं कि उसके जाले में कुछ फंस गया है? तो इसका जो राइट आंसर है सी, वे अनुभव करती हैं। क्वेश्चन नंबर 80 और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव है। तो इसका भाव क्या है? जीवित रहना। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछेंगे। ठीक है, मैं वहाँ निश्चित रूप से आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देता हूँ।
तो डियर स्टूडेंट, ये आपने 80 प्रश्न कर लिए और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें। आप निश्चित रूप से इस परीक्षा में उत्तीर्ण हों। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।